एक मिनट वेट करते हैं, सबको आने देते हैं। ठीक है, आई होप आ गया होंगे सब। तो आरएमएस के लिए ना क्या होगा, यहाँ पे ये सब वैल्यूज आरएमएस ही है ना। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यूज को ही तो हमने वेक्टोरियली ऐड किया था, तो इनको वेक्टोरियली ऐड करना है हम लोग को। ठीक है, पहले सही बोला था मैंने, बाद में पता नहीं क्यों स्टेटमेंट चेंज कर दिया अपना। ठीक है, तो अपन इसको भी एक बार देख लेते हैं फिर। एक मिनट, इसको देख रहा हूँ मैं। हेलो, आवाज आ रही है क्या? कॉल आ गया था मेरे को। आ रही है सर। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को ऐसे नहीं जोड़ सकते, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। ये मेरे से बोलने में गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। देखते हैं एक बार इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कैसे जोड़ेंगे, देखना। जैसे अगर तुम किसी भी मोमेंट पे लॉजिकली वी आर लिखते, तो आई इंटू आर लिखते हैं ना, ये रहता अपना। तो यहाँ पे आई कैसे फ्लो हो रहा है, हाउ इज द आई फ्लोइंग थ्रू दिस, है ना। यहाँ से देखते जाना एनालिसिस कैसे करनी है। तो जो आई का इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे, वो ऐसा हमने निकाल रखा है। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कुछ था,
45 डिग्री था, है ना। इनफैक्ट वोल्टेज से आगे था वो, ठीक है, करंट वाली वैल्यू, ठीक है, और इनटू रेजिस्टेंस। तो ये जो हमने निकाल रखी है ना, ये वोल्टेज टू रेजिस्टेंस एट एनी टाइम है, ठीक है। ओके, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये करेक्ट रहता है। अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस निकाले हैं तो कैसे देखें इस चीज़ को। ये भी वेक्टोरियल ही ऐड होगा सर शायद, ये ऐसे में तो सिंपल आर प्लस एक्स ही आ वैसे ये जाएगा। जो पोर्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इतने डेप्थ में वो जाते नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है। थोड़े से चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं यार, ठीक है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ पे ये करेक्ट है यहाँ तक, बाकी इसको कैसे ऐड करते हैं आई एम नॉट जस्ट एबल टू रिकलेक्ट, ठीक है। कुछ गलत बताने से अच्छा ना बताओ फिलहाल, ठीक है। तो जैसे देखो, यहाँ पे ना वेरिएशन तो होते रहता है करंट का। कैसे वेरिएशन हो रहा है, ये आई नॉट की वैल्यू √2 है ना, पीक वैल्यू है, ये 1 तो हमारी आरएमएस वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार करंट हमेशा बदल रहा है, तो हर समय करंट बदलता है तो हम बोलते हैं कि कौन से करंट को माने, तो आरएमएस वैल्यू जारी है करके मानते हैं। आरएमएस का फायदा यह है कि आरएमएस उस पूरे सर्किट को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। अब जब जब आरएमएस लिख रहे हो तो सारी चीजें पहले जैसा लॉजिक्स लिख पा रहे हो ना, है ना, इसलिए ये एसी एनालिसिस को कंप्लीटली डीसी एनालिसिस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इन सब बातों का याद रखना कि आरएमएस को सीधे नहीं जोड़ सकते, है ना, इतना तो हम 100% कॉन्फिडेंट है, ठीक है। दिस इज 100% ट्रू, ठीक है, ठीक है, ये भी ट्रू है। इसके आगे वोल्टेज वाले को भी देखेंगे, ठीक है। आगे जाकर के ना हम लोग एक सर्किट देखेंगे, देखना उसमें क्या होगा जब उसमें आर एल और सी तीनों लगे रहेंगे जब, है ना। तो ऐसा होगा कि जैसे ये भले ही 200 वोल्ट का है, ठीक है, भले ही ये 200 वोल्ट का है, बट किसी एक के अक्रॉस उस समय पे मैक्सिमम वैल्यू जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी भी आ सकती है, ठीक है। जैसे 200 अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा डीसी का लॉजिक क्या होता है, डीसी का लॉजिक क्या होता है कि अगर 50 है तो 150 होना चाहिए करके, ठीक है। बट उस समय पे ना ऐसा नहीं होता, उस समय पे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी आ जाती है किसी एक अप्लायंस के अक्रॉस, जितनी 200 उससे भी ज़्यादा, 2000 भी आ सकती है, 2 लाख भी आ सकती है, ठीक है। वहाँ पे पढ़ेंगे, तो अभी बस 2 मिनट पेशेंस रखो। अच्छा, ये समझ रहे हो कि जो करंट की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो वेरिएशन हमने निकाल रखा है, ये वाला वेरिएशन, ठीक है, ये सबके अक्रॉस उतना ही फ्लो हो रहा होगा करके। इसके अक्रॉस भी किसी टाइम पे निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा, इसके अक्रॉस भी हाँ किसी सर। टाइम पे निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा, है ना। यही करंट का वेरिएशन है उसमें। अगर ये समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए आरएल सर्किट बहुत सरल रहेगा। आरएल सर्किट को मैं कोई भी इसमें क्वेश्चन अपन टेकअप नहीं करेंगे। आरएल ऐसा रहेगा, इसमें हर एक वैल्यू तुम्हें पता रहेगी। अब इसका एक्सेल कितना है, ओमेगा एल है। यहाँ पे हम लोग इसके डायग्राम में हम जानते हैं, जब सिर्फ वो पढ़ रखे थे, सिर्फ एल सर्किट, तो यहाँ पे ये आ रहा था, जहाँ पे पहले तो आई को मार्क करो, जहाँ पे आई को मार्क किए वहीं पे आर आएगा, वहीं पे वी आर आएगा, ठीक है। फिर एक्सएल वी एल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये हमारे लिए जो वी नेट रहेगा, नेट मतलब जो यहाँ पे हमारा लगा होता है, ठीक है, वो रहेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है।
फाई यहाँ पे रहेगा। अब फाई क्योंकि आई के साथ ही लिया जाता है ना, तो जेड यहाँ पे कितना निकालोगे तुम, अगर इम्पेडेंस निकालना चाह रहे हो तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। और एक्सएल का स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, अगर तुम्हें उस दिन के डायग्राम से याद हो, है ना। एक्सएल जो है वो एक्सीलेंट है इसलिए ऊपर रहता है, ऐसा मैं सोचता था अपने समय पर, पता नहीं क्यों, ठीक है। अब अगर आई निकालना हो तो वो तो वी बाई जेड होता है। हमने क्या वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, आरएमएस वैल्यू लिख रखी है। डीसी जैसा एनालिसिस है तो आरएमएस वैल्यू को यूज करेंगे। और वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर दे रखा है तो वी नॉट अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे आई नॉट मिलेगा तुम्हें, अगर आई आर एम एस लिख रहे हो, ठीक है। आर क्या होगा, आर तुमने जेड क्या होगा देख लिया तुमने, ठीक है। हर चीज़ वैसा ही है इसमें। इसके डायग्राम्स कैसे रहेंगे समझ गए हो, अगर ये कर्व के साथ अगर बनाया जाए तो, अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज इसमें लीड कर रहा है तो करंट, जैसे मान लो अगर ये 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना, तो करंट का डायग्राम कैसे दिखेगा, वोल्टेज वाली ग्राफ में 60 डिग्री पीछे चले जाओ, ठीक है, 60 डिग्री कहीं पे पीछे चले जाना, और यहाँ से आगे वाला चीज़ दिखना चाहिए, यहाँ से बट, ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का कुछ होगा, यहाँ से लेकर के ऐसा, इससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है साइज में, है ना। अगर पूरे z की वैल्यू 1 ही निकल करके आ गई है z की वैल्यू, तो उसके बराबर भी हो सकता है वरना छोटा भी हो सकता है, ऐसा करके कुछ बनेगा। ये हमारे आई का ग्राफ रहेगा, ठीक है। कैसे करके देखे समझ रहे हो, वरना तो तुम्हें वो ग्राफ बनाने आना ही चाहिए, ठीक है। आई की कैसे इक्वेशन रहेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज है उससे पीछे है एक्चुअल करंट जो है, टोटल करंट वैल्यू, है ना, माइनस 60 डिग्री। तो इसका ग्राफ तो वैसे भी बनाने आना चाहिए, या तो इसमें 60 डिग्री पीछे गए और बना लिए, ठीक है। फिर जस्ट मिनट, हैंग हो गया। फिर आता है एलसी सर्किट, ठीक है। एलसी सर्किट के बारे में और डिटेल में भी पढ़ते हैं आगे जा करके, बट अभी जितना एलसी सर्किट पढ़ना है फिलहाल के लिए, आगे जा करके मतलब हमारे 11th-12th में इसके ऊपर में और एनालिसिस होगा एलसी ऑसिलेशन के नाम से, ठीक है, वो पढ़ेंगे। बट अभी एसी चैप्टर में कितना पढ़ना है वो देखो। जब ऐसा लगा दोगे और इनका फेसर बनाने के लिए बोलूंगा तो ऐसा बनेगा, समझ रहे हो क्या, मतलब यहाँ पे आई तो मैं मार्क कर दूंगा लेकिन आर नहीं मार्क करूंगा, वी आर नहीं मार्क करूंगा, बिकॉज देयर इज नो आर एंड वी आर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सी मार्क करूंगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मार्क करूंगा, एक्सएल और वीएल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वी नेट कैसे आएगा, ऐसा आएगा क्या, कहीं पे दो वेक्टर ऊपर नीचे रखे हुए हैं तो क्या आएंगे, या तो ऐसा रहेगा या तो नीचे रहेगा। ऐसा कब रहेगा वी नेट, जब वीएल ज्यादा रहेगा वीसी से, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस सर। ठीक है, जब वीएल ज्यादा रहता है वीसी से, या फिर ऐसा बोल लो तुम, यहाँ पे ये आरएमएस वैल्यू है इस ग्राफ में, तो आरएमएस वैल्यू ही दिखते हैं, या फिर तुम समझ लो एक्सएल बड़ा हो एक्सी से, ठीक है, तो ऐसे सर्किट को इंडक्टिव बोलते हैं, है ना। ज्यादातर इंडक्टिव बिहेवियर है इनका कैपेसिटिव बिहेवियर से। सिमिलरली अगर वीएल कम हो वीसी से तो ऐसे सर्किट को कैपेसिटिव बोलते हैं, ठीक है। और वी एक्सएल इज लेस देन एक्सी, ठीक है, कैपेसिटिव। यहाँ पे कॉस फाई कितना है तुम बताओ, आई और वी नेट के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, 0 होगा, ना तो ये ले रहा है ना तो ये ले रहा है, देखो इसका एक ना इंपॉर्टेंस अभी से फील कर पा रहे हो तो समझो। मैंने कुछ चलाया, पहले लोग कुछ एनर्जी लिए, शुरुआत में जो होना था हो गया, अब जब एनालिसिस करने आया तब तो इसमें भी कुछ स्टोर्ड है, इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है मान लो, ठीक है। बट अगर मैं इसी समय पे इस बैटरी को हटा दूं और ये कनेक्शन वापस आपस में जोड़ दूं, है ना, मतलब सिर्फ बैटरी को हटा दूं, तो ये डिसिपेट तो करते नहीं है बोल रहे हैं ना हम लोग, दे डू नॉट डिसिपेट बोल रहे हैं अपन, ठीक है।
तो क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना वो थोड़े टाइम में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी थोड़े टाइम बाद में फिर से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो एनर्जी है वो ऑसिलेट होते रहेगी कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच में। समझ रहे हो भाई? फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा एल डी आई बाई डी टी के चलते, बिकॉज डी आई बाई डी टी रहेगा ही। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने के चलते एनर्जी इधर जाएगी। जब ये कंप्लीटली खाली हो जाएगा, जब ये, तब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही, क्यू बाई सी के चलते। क्यू भी है, सी भी है, तो कुल मिलाकर के एनर्जी का ऑसिलेशन होगा, वो एल सी ऑसिलेशन कहलाएगा। इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू एस एच एम। ठीक है, अब आता है एल सी आर सर्किट हमारा। एल सी आर सर्किट भी कुछ भी नहीं है, तीनों चीज़ों को लगाओ किसी भी ऑर्डर में। ठीक है ना? एल सी आर, एल आर सी, जो बोलना है बोलो। ठीक है, क्योंकि अब हम समझ गए इनका बिहेवियर कंप्लीटली वेक्टर तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। तो जहाँ पे आई मार्क कर रहे हो वहीं पे आर मार्क कर लो, वहीं पे वी आर मार्क कर लो। जहाँ पे एक्सेल एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट ऊपर चले जाएगा, वहीं पे वी एल मार्क करेंगे। एक्सी नीचे है, वहीं पे वी सी मार्क करेंगे। ठीक है, अब पहले तो तुम क्या करो, इनका, इन तीनों का इक्विवेलेंट कहाँ पे आएगा? पहले जो ऑपोजिट वेक्टोरियली ऑपोजिट डायरेक्शन में है उनको एक तरफ ऐड कर लो। इट मे कम अबव, इट मे कम डाउन, डिपेंडिंग ऑन वी एल्स, है ना? तो मान लेते हैं कि जो सर्किट है ना वो इंडक्टिव नेचर का है। एलसीआर सर्किट इज इंडक्टिव नेचर, कहने का क्या मतलब है? एलसीआर सर्किट में एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है एक्सी से। ठीक है, अब जो वीनेट तुमने बैटरी में यहाँ पे लगा रखा है ना, ठीक है, ये वाला वी नॉट, वो यहाँ पे नजर आएगा तुम्हें। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी तुम लोग खुद सोच करके बताओ। इसका वैल्यू मैं अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, चलेगा क्या? इस सर्किट के इम्पेडेंस वैल्यू को, है ना, ये भी वेक्टोरियल ऐड होता है ना, इम्पेडेंस वैल्यू आर यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना इम्पेडेंस है? एक्सएल माइनस एक्सी इम्पेडेंस है। ठीक है, तो आर को भी वैसे लिखना चाह रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, बस हो यस गया। सर। इसमें भी अगर फाई लिखना चाहो, कॉस फाई, इसमें भी वही अपना, अगर तुम वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर या तो लिख लो कॉस फाई को, अच्छा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, अपॉन वी नॉट, वी वी नेट। ठीक है, आर एम एस का टर्म में लिखना है तो आर एस एम एस, आर एम एस, पीक के टर्म में लिखना है तो पीक पीक पीक। ठीक है, कॉस फाई ऐसे डिफाइन हो गया। ये वी एल माइनस वी सी है बाय द वे, ये हाइट, ये हाइट सर वी एल वी माइनस आर वी बाय सी। वी नेट होगा ना, कॉस फाई। गलत बोल रहा हूँ यार, सही में। ठीक है, तो वो टैन फाई होता जो मैं बोल, सॉरी साइन फाई होता। मिट भी जा यार। वी आर बाई वी नेट। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है फिर से, जो हमने एक बार आरसी सर्किट में क्वेश्चन बना लिए, उतनी ही क्वेश्चन है इसमें। वही 5-6 चीजें पूछी जाएंगी। रेजोनेंस के कंडीशन पे आते हैं। रेजोनेंस किसको बोलते हैं ये देखते हैं। देखो, एलसीआर में रेजोनेंस, देखो जब इसमें हम लोगों ने आई बोला ना, तो आई को क्या बोलेंगे? चलो आरएमएस के वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो पीक के बारे में बात कर लेते हैं, पीक के टर्म्स में देख लेते हैं। आई पीक, तो वो क्या रहेगा? वी पीक बाई जेड लिखना चाहोगे? पूरे सर्किट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए ही। ठीक है, तो वी पीक, पी पी से डिनोट कर रहा हूँ पीक को, तो जेड क्या रहता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इन केस अगर हमें आई पिक भी हाईएस्ट चाहिए, ठीक है, ढंग से सुनना, तुमने मान लो यहाँ पे लगा रखा है कुछ भी वी पिक टाइम्स साइन ओमेगा टी, है ना, वी पिक ही तो रहता है ना ये वाला वैल्यू। अगर तुमने ये लगा रखा है तो देखो वी पिक रहेगा, ये टर्म रहेगा। अगर तुम कैसे भी करके
एक्सएल और एक्सी को जीरो कर दो अगर मान लो, इन ये कॉम्बिनेशन को तो कम किया जा सकता है ना, ये कॉम्बिनेशन को भले ही नहीं बदल पा रहे हैं बट हम ऐसे कॉम्बिनेशन खरीद के ला सकते हैं, एक्सएल और एक्सी के खरीद के ला सकते हैं का क्या मतलब है? एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है, और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के यार कि हमें अगर पीक की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी सर्किट में, तब डिनोमिनेटर को जितना छोटा से छोटा हो सके उतना बनाने की कोशिश करेंगे फॉर आई पी मैक्स एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, ताकि वो हट जाए, कट जाए वो। ठीक है, मतलब ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। क्यों हो रहा है ये बता रहा हूँ मैं, सुनो। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आ रहा है, तुम देख पा रहे हो तो बताओ, है ना? जब ये होता है ना तो आई पीक मैक्स जो होता है वो अचीव होता है, हमें सर्किट में पीक की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है अगर ये कंडीशन अचीव हो रही है तो। मतलब तुम बाहर से जो बैटरी लाए हो, ये बाहर का बैटरी है ना, ये तो सर्किट में बस LCR रखे हुए थे, तुमने बाहर से जो लाया उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी वाली बैटरी तुम लेकर के आए जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैथमेटिकली इतनी थी, न्यूमेरिकली। ठीक है, तुमने बाजार से जो एल और सी खरीदा होगा, ठीक है, कुछ एल खरीदा होगा कुछ सी खरीदा होगा, उनके रूट का 1/वैल्यू कुछ तो होगा ना। अगर तुमने इसी फ्रीक्वेंसी की बैटरी लेकर के आ गए हो तभी सर्किट में तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। ठीक है, तो आई पी मैक्स कितना रहेगा तुम जान रहे हो, VP/R होगा, क्योंकि ये वाला टर्म कट चुका होगा। ठीक है, इसी को सर्किट रेजोनेंस में बोलते हैं। सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस वेन एवर द नेट रिएक्टिव कंपोनेंट्स आर जीरो, है ना? रिएक्टिव कंपोनेंट जो हैं उनका जो नेट रिएक्टेंस वैल्यू है वो जीरो हो जाए, है ना? या फिर हम ऐसा बोलें कि हमें करंट का ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, करंट के एकदम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, ये पीक का भी मैक्स पीक मिल रहा है। ठीक है, अगर इसका हम लोग एक डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम, तो इस समय पे क्या होते रहता है, इस समय पे रहता VL भी है, रहता VC भी है, बट इनकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। समझ रहे हो? लेटेस्ट है 100 और 100 है तो ये इफेक्टिवली जीरो हो गए हैं अब, कट करके 100 वोल्ट और 100 वोल्ट थे तो इफेक्टिवली जीरो हो गए हैं वो। ठीक है, और जो हमारा नेट इस समय पे करंट है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया है कट करके, तो जिधर VR था उधर ही V नेट आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, V नेट भी इधर ही आ चुका है। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे को। इसी जगह पे ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जो हमने ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमने जो अप्लाई किया हुआ है, मान लो ये 100 था, 100 sin ωt, तो यहाँ पे 1 लाख भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना इस बात को, बस थियोरेटिकली याद रखना है, कुछ PhD नहीं करना है यहाँ पे इतना। थियोरेटिकली तुम सोचो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, मैथमेटिकली यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख आ भी जाए, ठीक है ना? या फिर वी नेट को ही देख लो, वी नेट में VR² प्लस VL माइनस VC² होना है, तो ये वैल्यू कुछ भी रहे मैथमेटिकली, हमारा वी नेट तो VR के बराबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कट सकते हैं वो। तो इसमें ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि वी नेट से बड़ा नहीं हो सकता किसी एक अप्लायंस पे वैल्यू, जबकि पहले ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे। अगर सिर्फ RC सर्किट के बारे में तुम सोचते कि वहां पे वी नेट कितना होता करके, तो वहां पे तो VR² प्लस VC² था ना, तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वैल्यू है कभी ज्यादा नहीं हो सकती थी इससे। ठीक है, बट यहाँ पे हो सकती है। इनके बहुत ज्यादा यूसेज होते हैं रेजोनेंस LCR सर्किट के। कहाँ पे यूज होता है? जब तुम जैसे रेडियो वगैरह सुनते हो ना, तो कभी रेडियो सुनते हो तो तुम बेसिकली सीरीज LCR सर्किट को रेजोनेट कराते रहते हो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे।
देखना मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, I इक्वल टू वी बाई जेड होता है। तो सोचो ओमेगा अप्लाइड, ये अप्लाइड क्या है, बेसिकली बैटरी है जो बाहर से तुम लगा रहे हो, ठीक है। अलग अलग ओमेगा की तुम बैटरी लेकर के आ रहे हो, सोर्स ये वाली चीज, उससे तुम करंट में ना कितनी आई पीक वैल्यू आ रही वो देखते जा रहे हो, ठीक है। तो आई पीक क्या होता है, आई पीक तो ये होता है कि क्या तुम सोर्स लेकर के आए हो, अगर यहाँ पे पीक लिखे हो तो यहाँ पे भी पीक लिख दो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हर समय जीरो नहीं है ये, आई पीक अलग अलग वैल्यू मिल रही है तुम्हें, बट कोई तो ऐसी जगह होगी जब तुम्हें आई पीक का भी मैक्सिमम मिल जाए। हर पॉइंट आई पीक है, लेकिन ये आई पीक मैक्स है ना। एक ही बैटरी के लिए नहीं बोल रहे ना, अलग अलग बैटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हर एक बैटरी के लिए उनकी मैक्सिमम वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। कोई भी एक बैटरी लगाओगे तो भाई उसी समय उसी की ही वेरिएशन तो होती ही रहेगी, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनके पिक्स के वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। कब होगा, जब तुम्हारा अप्लाइड जो है वो कितना हो जाए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1/LC के बराबर आ जाए, रूट LC के, ठीक है, तभी ये होगा, ठीक है। अगर किसी सर्किट में इफ आर भी जीरो है, ठीक है, ऐसा कोई सर्किट ले, थियोरेटिकल है ये तो समझ रहे हो, आइडियल केस है, आर तो जीरो होगा नहीं, तो इस समय पे क्या होता है, ये आर भी जीरो हो जाता है, ये भी जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जो करंट है बहुत इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, ठीक है ना। तुमने देखा भी होगा रेजोनेंस का लोगो ही ये है। नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, बट ये सब नहीं बनाना है हम लोग को, ये इतना पढ़ना नहीं है, रेड वाला जो मैंने बनाया है इतना नहीं पढ़ना है, ऑल्दो थियोरेटिकली तुम्हें पता होना चाहिए, जेई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, सीबीएसई में नहीं, आर इक्वल टू जीरो केस बस बोला नहीं गया है, इसमें कुछ बड़ी बात तो बोली नहीं मैंने, ठीक है। अब तुम समझो इस बात को, देखो रेड वाला नहीं दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर। ठीक है। वो ऊपर में कभी मीट नहीं होगा, इन्फिनिटी के पास चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीपी बाई जीरो, और ये तो जीरो कर ही दिया है एट रेजोनेंस ना, ठीक है। दिस इज ओनली द रेजोनेंस कंडीशन, ये पॉइंट है ना, यही रेजोनेंस है, यहाँ पे जो है वो नहीं है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, तुम थियोरेटिकली एक बार सोचो, तुम ऐसा बैटरी ले आओ जिसका ओमेगा बहुत कम हो, ठीक है। ओमेगा बहुत कम रहता है तब भी करंट बहुत कम आती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ओमेगा कम है तो ये तो भले ही कम रहेगा, लेकिन ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो गई ना, ओमेगा कम होने के चलते पूरा बढ़ गया, ठीक है। ओमेगा को लगभग जीरो किए तो ये बढ़ गया। अगर ओमेगा वेरी हाई लेकर के आ जाओ तो ये वाला पार्ट तो लगभग जीरो हो जाता है, बट ये वाला पार्ट उस करंट को कम कर देता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम वैल्यू कहीं बीच में अचीव होती है। इसकी ट्यूनिंग कैसे करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली यूज, ये समझो। तुम समझने के लिए मोबाइल के रेडियो मत सोचो, तुम समझने के लिए ऐसे घुमाने वाला वो ट्यूनर रहता है ना रेडियोज में, ठीक है। इसको घुमा पा रहे हैं मान लो, इसको जब हम लोग घुमाते हैं ना, तो तुम ऐसा सोचो एक मिनट के लिए अभी, कि इसको घुमा करके वी आर चेंजिंग एल एंड सी, वी आर चेंजिंग एल एंड सी वैल्यू ऑफ सर्किट, इसके अंदर में कुछ सर्किट लगा होगा, ठीक है। अब सोचो जो सिग्नल बाहर से आ रहे हैं वो एक 100 हर्ट्ज का सिग्नल है मान लो, एक चैनल है कोई रेड एफएम है मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो तुम इसको घुमा घुमा करके क्या कोशिश कर रहे हो पता है, तुम एल और वैल्यू को तो चेंज करो ना, तो तुम चाह रहे हो कि 100, भाई ये ओमेगा है मान लो एक मिनट के लिए ना, ओमेगा और एफ में कोई फर्क है क्या, ओमेगा और एफ में कोई फर्क नहीं है सिवाय 2 पाई के। तो ओमेगा पता है तो एफ पता है, एफ पता है तो ओमेगा पता है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो ओमेगा है मान लो ये 100, ठीक है। जब ओमेगा 100 आ रहा है तो तुम इस 100 को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने 1/√LC को तो कंट्रोल कर सकते हो ना, क्योंकि तुम एल और सी को चेंज कर दे रहे हो, कैसे, घुमा घुमा करके, घुमाने से कुछ तो चेंज हो रहा है अंदर में, मान लो कुछ
एल की वैल्यू समझ रहे हो ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो तो स्ट्रेच हो जा रही होगी, कुछ हो रही होगी, इतना तो सोच सकते हैं अपन। या फिर कनेक्शन नया जुड़ जा रहा होगा नए एल का, है ना, दैट इज इंटरनल इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ द थिंग, हमें साइंस पार्ट को ध्यान देना है अभी। ठीक है, तो ओमेगा इनकमिंग के बराबर तुम इसको ट्यून कर रहे हो, और जब वैसा हो जाएगा तो आई पीक पे आ जाएगी, मतलब तुम्हारे सर्किट का आई पीक हो जाएगा, मतलब जो पावर रिसीव कर रहे हो तुम या फिर पावर जो भी है, पी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू, देखो पावर तब मैक्स रहती है जब, हमने ये पढ़ रखा है ना, वी को आई आर लिख पा रहे हैं हम लोग, पूरे सर्किट के लिख रहे हो तो उसको जेड लिख पा रहे हो। ठीक है, आई आर एम एस जेड, और एक और आई आर एम एस था। ठीक है, ये लिख पा रहे हैं अपन, आई स्क्वायर आर कॉस फाई जैसा। तो जब करंट मैक्सिमम होता है उस समय पावर भी मैक्सिमम रहता है उस सर्किट में, ऑफ कोर्स रेजोनेंस में। ठीक है, तो उस समय पे बहुत हाई पावर तुम्हें मिलने लगेगी, मान लो सर्किट में कुल मिलाकर के एक रेजोनेंस बैठ गया तुम्हारे बाहर से आने वाले सिग्नल और तुम्हारे सर्किट के सिग्नल में, तो तुम्हें क्लियरली साउंड सुनाई दे रहा होगा। बट तुम्हें मान लो 200 चैनल पे लगाना है, 200 वाले ओमेगा वाले चैनल पे, तब तुम फिर एल और सी को घुमा करके एक ऐसी वैल्यू पे लाओगे जिनमें इनके बीच में फाइन ट्यूनिंग हो जाए। ठीक है, तो फिर से तुम्हें अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है जो मैंने यहाँ पे समझाया, बट तुम्हें यहाँ पे समझने के लिए उसको जरूरी है। ठीक है, तुम आई होप इतना तो समझ गए हो कि अगर एक अब सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं तो सब में उनकी पीक वैल्यू एक साथ नहीं आती है, सब में वोल्टेजेस का पीक वैल्यू एक साथ नहीं आता है ना। ये कॉन्सेप्ट मुझे जब पता चला था, मैं पढ़ता था तो मैं ऐसा सोच नहीं पा रहा था पहले, लेकिन एक बार तुम देखो, जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब वोल्टेज का पीक रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज का पीक रहेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज का पीक रहेगा, यहाँ पे करंट का पीक रहेगा, यहाँ पे भी करंट का पीक रहेगा, है ना, पीक मतलब ये वाला पीक। बट जब ये होता है ना, तब हर जगह पे वोल्टेज का एक साथ पीक नहीं आता। ठीक है, ठीक है, ओके चलो, अब मेरे को थोड़ा रियलाइज हो गया। हम जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पे ना वोल्टेज को तो ऐड कर सकते हैं, केवीएल लगाएंगे ना, तो केवीएल लगाएंगे तो जैसे यहाँ पे एक मोमेंट में जितने वैल्यूज गए हैं अगर उनको लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे जब पीक वैल्यू आ रही है तभी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस बात को बस थोड़ा ध्यान रखे रहना। ये 100 इसकी पीक है मान लो, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 200 इसकी पीक थी इस वाले की, तो इसका आरएमएस कितना था, 200/√2, मतलब 100√2 था। ठीक है, यहाँ पे 100 आरएमएस आता था, यहाँ पे 100 आरएमएस आ रहा था। ठीक है, पीक वैल्यूज कितने आएंगे, 200 एंड 200। ठीक है, तो भाई देख पा रहे हो, जब इसमें पीक ही 200 है और इसमें भी पीक 200 आ सकता है, इसमें भी पीक, तो एक साथ अचीव होगा क्या, एक साथ अचीव नहीं होगा उनका। ठीक है, फेज का डिफरेंस है, जब यहाँ पे 200 है तब यहाँ पे 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है वोल्टेजेस का ऐड हो पाना, है ना। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में जब यहाँ पे इंस्टेंटली 200 है तब यहाँ पे इंस्टेंटली 0 ही होना चाहिए, तो केवीएल को तो अपन लगा पा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पे। ठीक है, होमवर्क मैं दे रहा हूँ, तुम नोट डाउन कर लो ताकि तुम बाद में मत बोलो फिर। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जो है ना कंप्लीटली एक्सरसाइज 1 तुमसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबमिट करना मेरे को कल क्लास से पहले करना, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी काफ़ी कुछ बना चुके हो तुम। शीट है तुम्हारे पास रेजो वाली, उसी को करना। देयर इज सॉल्यूशन, सी टू इट इफ यू डो नॉट, if you're not able to solve them.